ठीक है स्टार्ट। ठीक है बच्चों, देखो अब तुम्हारी इस बात स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन बचा हुआ था। इस देखो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो कितनी पढ़ा लो, उनका कोई एंड नहीं है। केमिस्ट्री का तुम्हें जो पोर्शन अब करा रहे हैं वो बचा हुआ केमिस्ट्री का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद जो रिएक्शंस हैं वो क्वेश्चन के थ्रू ही कराऊंगा। बच्चे बोल रहे कि पेपर के 15 दिन रह गए। भाई मैं साथ के साथ पेपर भी बनाए हैं, साथ ही साथ पढ़ा भी रहा हूं जितना मेरे से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो रही है। पेपर मैंने राजेश भाई को दे दिया है। पेपर जब आपने लगा दिया हो, पेपर आपको मिल गया हो, तो मुझे कमेंट करके बता देना, उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगला पेपर भी मैंने राजेश भाई को दे दिया, सेकंड पेपर मिल जाएगा, उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, 2.5 घंटे के अभी 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन बच रहे हैं, 15 दिन में बहुत मेहनत हो जाएगी, टेंशन मत लियो। ठीक है, स्टार्ट करते बच्चों। जैसे हमने बात करी थी, एक पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल की बात करो, पीरियोडिक टेबल में इस तरह से 18 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप? 18 ग्रुप। 7 के हैं पीरियड, ऐसे ओरिजेंटल 7 पीरियड। अब मैं बात करता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहले से आज तो ऐसी बनी हुई है, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। क्या पहले भी कुछ थी? पहले भी इसको बनाने के बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए थे। फास्ट कर रहे हैं थोड़ा। पहले जो अटेम्प्ट किया गया सबसे पहले वो था डोबिनियर ट्रायड। डोबिनियर ट्रायड, उस भाई ने क्या कहा? उसने कहा एटम को 3 की कैटेगरी में रख दिया। किसी कैटेगरी में? जुकर भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 कैटेगरी में रख दिया। 2 के मास को जोड़ने से, 2 के मास को जोड़ने से और उसको आप से भाग दे तो बीच वाले का मास आ जाए। जैसे लिथियम का 3, पोटेशियम का 19, इन दोनों का कितना हो गया एटॉमिक नंबर भाई? 12। एटॉमिक नंबर बोल लियो, मास बोल लियो 7, 38, जो तुम्हारा मन करे जिस बेसिस पे कर लियो। 3 और 19 कितना हो गया तुम्हारा? 22/2। किसका आ गया? सोडियम का। मतलब 2 के जोड़ करने से, चाहे एटॉमिक नंबर का करो चाहे किसका करो, मास का करो, उन 2 का जोड़ करने से, आपसे भाग देने से बीच वाले का आता था। तो इस प्रकार के 3 के पेयर को उन्होंने एक 3 का पेयर बनाया और पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर पाया। पर वो इस प्रकार से सारे एटम्स जो थे उस समय के वो तो अरेंज हो गए, परंतु कुछ की प्रॉब्लम रहेगी, सब कुछ सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर उसके बाद उसकी कमियों को दूर करने के लिए दूसरा आया। दूसरा जो था वो था न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है ऑक्टेव्स, ऑक्टा मतलब कितने हो गए? 8 हो गए। इस भाई ने क्या किया? इसने बोला एक एलिमेंट 1 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? तो 8वें नंबर के आड़े के साथ उसकी क्या करेगी? मैचिंग करेगी। इसी एग्जांपल से ले रहा हूं, जैसे लिथियम 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर के बाद उसका 8वां नंबर कदा होगा? 11 पे। 3 और 8 11 पे। उनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या करेगी? मैच करेगी। ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्लियर बच्चों? तो इसकी भी कुछ खामियां मिली, पर उस समय के लिए क्या था? ये बेस्ट था। फिर इसके बाद आया मेंडलीव। कौन आया? मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। किसके हिसाब से? मास। ठीक है जुकर भाई, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, ये तो मास है, एटॉमिक नंबर नहीं है। ठीक है भाई, लिथियम का 7, इस प्रकार सारे को मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। उसकी प्रॉब्लम क्या आई? वो आइसोटोप की पोजीशन नहीं बता पाए। किसकी? जो कर 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14 दोनों का मास के है अलग अलग, परंतु चीज के हुआ एक से। तो आइसोटोप को बताने में वो क्या रहा? असमर्थ रहा। क्या रहा? असमर्थ रहा। तो इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई बच्चों। कौन सी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो आज हम यूज कर रहे हैं, या एटॉमिक नंबर के बेस पे है, परमाणु क्रमांक के बेस पे है। मास की बजाय किस पे बेस पे? ये परमाणु क्रमांक की बेस पे है। बात समझ आएगी बच्चों? आज के टाइम पे यूज करिए। हेनरी मोजले व नील बोर ने दी। किसने दी? हेनरी मोजले व नील बोर। हेनरी मोजले व नील बोर ने दी है। ठीक है, इसमें किसके बेसिस पे किया गया भाई? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या की चीजें की अरेंज की गई। ठीक है, अब जो है इसके बेसिस पे 18 ग्रुप है और 7 क्या है? पीरियड है। मैंने बता रखे थे ना, पहले ग्रुप को, इस वाले को और दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। क्या कहते हैं बच्चों? एस ब्लॉक। पहले ग्रुप वाले का नाम है एल्कली मेटल। कौन सी मेटल? एल्कली मेटल। अक्सारीय में एल्कली मेटल। इनका मतलब क्या है? कोई भी इस ग्रुप का एलिमेंट, कोई भी इस ग्रुप का एलिमेंट
वाटर के साथ रिएक्ट करके, किसी साथ रिएक्ट करके बेस बना होगा। जैसे हेलिना करियर अब से फरियाद, लिथियम रिएक्ट करा पानी के साथ। पहली बात तो HOH होता है, लिथियम और OH रिएक्ट हो जाएंगे और साथ में हाफ हाइड्रोजन निकल जाएगी। ऐसे सोडियम प्लस वाटर रिएक्ट करेंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो NaOH बन जाएगा, NaOH बन जाएगा और साथ में हाफ हाइड्रोजन निकल जाएगी। मतलब इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अक्षार बनाएगा। क्या बनाएगा? तो ऐसी मेटल जो पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाती हो, पानी के साथ रिएक्ट करके बेस बनाती हो, उन मेटल्स को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। कौन सी मेटल? तो पहले ग्रुप के मेटल्स का नाम क्या है? धातुओं का नाम क्या है? एल्कली मेटल। धातु कौन सी होती है? जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, इलेक्ट्रॉन जिनका कैसा करेक्टर होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। कैसा बच्चों? धनात्मक। ठीक है। अब बात करूं दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये बेरिलियम, ये बेरियम, रुवेडियम। अब बच्चों ये जो ग्रुप है ये सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप भी क्या है तुम्हारा? एस ब्लॉक। कौन सा बच्चों? परंतु इनका नाम तो एल्कली मेटल था। क्या नाम था? इनका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन मतलब अर्थ में, पृथ्वी में इनके पाने की संभावना इनके कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? सेकंड ग्रुप की। किसकी बच्चों? ये भी कौन से ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। इनकी पाने की संभावना ज्यादा है। जैसे मैग्नीशियम ज्यादा मिलता है, कैल्शियम ज्यादा मिलता है। अब यहीं पर क्वेश्चन सोल्व हो जाए, सबसे ज्यादा अर्थ पर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? बताओ। सबसे ज्यादा अर्थ पर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? रेत, SiO2। SiO2 में क्या पाया होगा? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा मैंने तो एलिमेंट पूछा, तत्व। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है अर्थ पे? ऑक्सीजन। कौन पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्या? रेत से। अब मैं बात करता हूं ये तत्व क्या है? ऑक्सीजन। मेटल है, नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटल भी पूछे तब भी ऑक्सीजन आओगा, और सबसे ज्यादा तत्व भी पूछे तब भी ऑक्सीजन आओगा। अगर मैं पूछता हूं कौन सी मेटल पाई जाती है, कौन सी मेटल, तो वह है एल्यूमिनियम। क्या इन ग्रुप की है? इस ग्रुप की भी कौन है? इस ग्रुप की भी कौन है? कौन है ना? वह तो तीसरे ग्रुप की है, बैग इट। 13th ग्रुप की बैग इट, बैग इट, बैग इट। ठीक है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा पृथ्वी क्रस्ट पर पाई जाने वाली धातु है। क्या है? परंतु मैंने सब्सटेंस बताया, तत्व तो पूछे तो क्या पाओगा? ऑक्सीजन। क्लियर टू यू बच्चों? किसी को डाउट? इसी प्रकार 17वें ग्रुप को, 17वां ग्रुप क्या बताया था? फैंसी क्लॉथ ब्राइट इन अट्रैक्शन। फैंसी क्लॉथ उसको क्या बोलते हैं? हैलोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? हैलोजन ग्रुप। फैंसी क्लॉथ ब्राइट इन अट्रैक्शन। इनमें से बताई थी ना, ब्रोमीन क्या होती है? लिक्विड। ब्रोमीन क्या होती है? लिक्विड। ठीक है। 18 ग्रुप बताया था ना, हर भजन ने अरेंज करे 0 रन। हर भजन ने अरेंज करे 0 रन। इनमें से कौन सी गैस बताई थी? नोबल गैस। कौन सी गैस? पास में। इनको क्या बोला? हैलोजन। क्लियर टू यू बच्चों? ये डाउट हो गया क्लियर भैया आप लोगों के? ठीक है। इससे रिगार्डिंग मिक्सअप चल रही है। मिक्सअप में जो तुम्हें उस दिन करा दिया था वो पॉइंट नहीं कराऊंगा, रब कर रहा हूं भाई इसको। अब NaOH के बारे में मैंने बता दिया था डिटेल में, कास्टिक सोडे के बारे में बता दिया था ना भाई, कास्टिक सोडे के बारे में। लाइट की हेल्प से केमिकल को तोड़ना, लाइट की हेल्प से केमिकल को तोड़ना क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। और बच्चों मेरे केमिकल की हेल्प से लाइट बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लाइट से केमिकल को तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? NaOH मैंने सारा बता दिया था आपको, पूरा का पूरा। कार्बोनेट्स कार्बोनेट्स के बारे में बता दिया था। Na2CO3 वाशिंग सोडा बता दिया था। बताया था जब उसके साथ 10H2O लगेंगे, क्या लगेंगे? तो वाशिंग सोडा है, अगर वो पानी हटा दोगे, पानी
पानी को क्या बोला था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला था ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, खाली वॉशिंग पाउडर। NaHCO3 क्या बता दिया था, बेकिंग सोडा बता दिया था। ठीक है बच्चों, NaNO3 इसको चिल्ली साल्ट पीटर बोलते हैं, मैंने तुम्हें और में पढ़ाया था, और में NaNO3 चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली साल्ट पीटर बताया था ना, सोडियम का कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होता है, किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइट समझाता हूं। कोई भी जब रिएक्शन हो जिसमें तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर रखी हो, क्या पास कर रखी हो, तो दो छड़ होंगी, एक कैथोड और एक एनोड, उसके बीच में जो सॉल्यूशन डाला जाता है ना, क्या डाला जाता है, जो आयन प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की प्रोसेस में जब भी कोई सॉल्यूशन डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है वो क्रायोलाइट है। कौन है, क्रायोलाइट। उसका एग्जांपल है Na3AlF6, N3AlF6, सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोरीन, Na3AlF6 क्रायोलाइट सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे बेस्ट क्या है, लिख लो इस चीज को, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है भाई, कैल्शियम के सारे कंपाउंड बता दिए थे, ब्लीचिंग पाउडर रह गया था शायद। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं बच्चों CaOCl2, CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। आज पूरी केमिस्ट्री की पीडीएफ में मिल जाएगी, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। यह है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बता दिया भाई, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। इसके अलावा मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का बता दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बताया था, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O बताया था ना, हाफ H2O, हाफ H2O होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और मैं एक बात बताऊं तुम्हें, CaSO4 इंटू 2H2O तो क्या बताया था, जिप्सम। क्या बताया बच्चों, और MgSO4 और पानी हो तो इप्सम बताया था सारा। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बच्चों इनसे रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, अब बात सुनो, मैं एक तुम बोलता हूं, कभी भी केमिकल प्रोसेस होती है, मैं मेटलर्जी कर दूं, इसको रब कर दूं। मैंने तुम्हें मेटल बताया था और बताया था कि मेटल और धातु के उस रूप को बोलेंगे जहां से वो धातु इजीली निकल जा और ज्यादा निकल जा और चीपली निकल जा। कम रुपया में निकले, ज्यादा निकले, उसने क्या कहा, अगर और। तो बच्चों जब वो धातु निकाला करे तो उसके साथ इंप्योरिटीज भी होंगी, नहीं होंगी। तो जब जो इंप्योरिटीज जो मेटलर्जी प्रोसेस में, धातु दोहन में जब धातु को निकालते हैं, उसमें जो इंप्योरिटीज होती है उनका स्पेशल नाम बोलते हैं, स्पेशल नाम होता है गैंग। तो पेपर में केमिस्ट्री में पूछा गैंग क्या है, गैंग आप समझते हो ना अपनी, जो गैंग जो बोलते हैं, गैंग है धातु को निकालते समय जो उसके अंदर इंप्योरिटीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जैसे वो गैंग दो प्रकार की होगी, चाहे तो वो एसिडिक प्रकार की होगी, अम्लीय प्रकार की होगी, चाहे वो बेसिक प्रकार की होगी। अब किसी धातु के ऊपर अम्लीय प्रकार की इंप्योरिटीज हैं तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे भाई, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए बेस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, और बेस होगा तो क्या यूज करेंगे, एसिड। तो जो कर मैं बोलूं बच्चों एसिडिक है, मान ले रेत है, तो रेत का नेचर होता है एसिडिक। कैसा नेचर होता है रेत का, एसिडिक। हो गया। इसको निकालने के लिए हम बेस डालेंगे। क्या डालेंगे, बेस होगा जैसे CaO, क्विक लाइन, क्विक लाइन। तो जो तुम इंप्योरिटीज को निकालने के लिए यूज करते हो उसे बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं, तो बताओ जब SiO2 रेत की इंप्योरिटी होगी अम्लीय फॉर्म की, तो उसको दूर निकालने के लिए फ्लक्स यूज करोगे। क्या यूज करोगे, वो किस प्रकार का, एसिड या बेस, बेस। तो इस बेस के साथ ये एसिड रिएक्ट करके जो प्रोसेस बनाएगा CaOSiO3, CaSiO3, इसको जो बोलते इसे बोलते हैं बच्चों स्लज। क्या बोलते हैं, स्लैग, स्लज। बात समझ में आ गई, नहीं आ गया, स्लैग। ठीक है, तो जब एसिड इंप्योरिटी होगी, कैसी इंप्योरिटी होगी, एसिड, तो उसको निकालने के लिए डालोगे कि फ्लक्स, फ्लक्स क्या हो गया, बेस बनेगा कि स्लैग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार।
ठीक है। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, कदे इंप्योरिटी CaO की हो, किसकी इंप्योरिटी हो, तो उसको निकालने के लिए क्या यूज करोगे, एसिड बनेगा कि वो स्लैग CaSiO3। अच्छा, जब कभी किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन लाग रही हो, क्या लाग रही हो, ऑक्सीजन लग रही, तो वो भी निकालनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो उसको निकालने की मतलब कोई भी कंपाउंड लग रहा है तो कर मान लो, देखो ऑक्सीजन कोई भी कंपाउंड लग रहा है तो कर मान ले FeS2 लग रहा है, तो आयरन के ऊपर क्या लग रहा है, सल्फर, निकालने जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो निकालने के दो तरीके हैं बच्चों, एक तो विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विद इसको इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ इसको हीट कराया तो क्या करेगा, ये SO2 बाहर निकल जाएगी, क्या बाहर निकल जाएगी, और अलग से क्या रह जाएगा, आयरन। तो जब भी कभी इंप्योरिटीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, उसे बोलते हैं रूस्टिंग। क्या बोलते हैं, कब, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, जब क्या बोलते हैं, रूस्टिंग। क्लियर आएगी बात सुनने। और जब कभी डायरेक्ट हीट करते हैं, क्या करते हैं, जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को डायरेक्ट गर्म कर दो, डायरेक्ट गर्म करोगे तो एक तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और के बाहर निकल जाएगी CO2। अब बताओ, हमने ऑक्सीजन दिया, डायरेक्ट हीटिंग कर दी, तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो बोलोगे रूस्टिंग, और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। जब ऑक्सीजन नहीं होता तब उसे क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। डायरेक्ट हीट करना कैल्सिनेशन, इनसे ऑक्साइड बना, और ऑक्सीजन प्रेजेंस में करोगे तो रूस्टिंग। ये लिख लो, दोनों पॉइंट ये लिख नहीं रखे हैं मैंने, रूस्टिंग, ठीक है, लिख लिया भाई। और जिस प्रकार की गैंग होगी, जिस प्रकार की, उससे अपोजिट क्या यूज करोगे, फ्लक्स। गैंग अगर एसिडिक है तो बेस फ्लक्स यूज करा, बाहर निकाल दिया, स्लैग बनकर निकलेगा, क्या नहीं बनकर निकलेगा, गैंग अगर बेसिक है तो एसिडिक क्या यूज करोगे, फ्लक्स, और स्लैग क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्लियर टू यू बच्चों। बैक्टीरिया को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहां होता है, अंडों की ट्रे में यूज होता है, हड्डी टूट जाती है तो बोन सेटिंग में यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनी होती है परत जो होती है, अंडे की नहीं, अंडे की ट्रे, ट्रे जो होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है। मिक्सचर मैंने बता दिया तुमको इजीली बच्चों। अब सुनो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और दो पॉइंट है, डिस्टिलेशन वगैरह, समझे, सुनो। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसी सब्सटेंस को गर्म कर दो, गर्म करने के बाद जो वो धीरे धीरे ठंडा होगा, क्या होगा, धीरे धीरे, तो उसे क्रिस्टल बनेंगे। जैसे अपनी अर्थ भी, अर्थ का लावा फूटा, लावा फूटने के बाद वो धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब वो दो तरीके का होगा, एक तो परफेक्ट हो जाए तो क्रिस्टलाइन, कौन सी बोलोगे, क्रिस्टलाइन शेप। अगर वो परफेक्ट शेप ना आए तो अमोर्फस। बात समझ आ गई। किसी चीज का गर्म होने के बाद धीरे धीरे ठंडा होकर वो अपना रूप धारण करता है। अगर परफेक्ट हो जाए तो क्रिस्टलाइन शेप, और अगर उसके साइज अब नॉर्मल हो तो क्या हो जाएगा, अमोर्फस। क्लियर बच्चों, सिंपल बात है। डिस्टिलेशन मैंने बता दिया। डिस्टिलेशन क्या होता है, किसी भी मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस निकालना, उसमें क्या निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या बोलोगे बच्चों, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग रेंज होंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट निकलता जाएगा। हम एक टावर यूज करा, क्या यूज करा, एक टावर, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। क्या बोलते हैं, उसमें अलग अलग नोजल लाग रही है, अलग अलग टेम्परेचर है। तो पेट्रोलियम का अलग टेम्परेचर होता है, डीजल का अलग होता है, केरोसिन का अलग होता है, वैक्स का अलग होता है, तो उससे अलग अलग प्रोडक्ट निकल जाएगा क्रूड पेट्रोलियम से। किससे, तो ये भी क्या होगी, निकालने की प्रोसेस होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रोमेटोग्राफी आ जाओ या सब्लिमेशन आ जाओ। सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना, सॉलिड से डायरेक्ट जो करिए कपूर की गोली हो भाई, ठीक है, कपूर की गोली होती है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन और कपूर की गोलियां किस तरह से होती है, सॉलिड से डायरेक्ट के बनाना, गैस बनाना, ठीक है।
क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफी अलग अलग है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मान ले तुमने जो निकालना है उसके अंदर पॉजिटिव आयन है, क्या आयन है, तो उससे नेगेटिव आयन से क्या करा दो, रिएक्ट करा दो, तो वो चीज बाहर निकल जाएगी। या उसके अंदर जो इंप्योरिटी है, क्या उसके अंदर वो उसके अंदर पॉजिटिव है, तो तुम क्या डाल दो, नेगेटिव डाल दो, इंप्योरिटी क्या रह जाएगी, भीतर रह जाएगी, खाली प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एफिनिटी, अलग कंपाउंड की अलग अलग के साथ अटैच होने की प्रक्रिया होती है, उसे बोलती एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। कौन सी, जो कर मैंने बताई थी ना, अगर तुम्हारे अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी, उसे ज्यादा प्यार दिखाओगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिखते अपना हीमोग्लोबिन उसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। कलर एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, कलर के बेसिस पे बाहर निकाले, किसके बेसिस पे, तो अलग अलग क्रोमेटोग्राफी के क्या होते हैं टाइप। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर के बेस पे। डाल्टन बता दिया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास सर्वे अपने आराम से कर लोगे, 9.1 × 10⁻13 kg, 31 kg क्या है बच्चों तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का मास, ग्राम में बुझोगे तो 10⁻28 आ जाएगा, ठीक है। और चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। कोई डाउट बच्चों, प्रोटॉन का मास बुझोगे तो 1.6 × 10⁻27 kg, 10⁻, और ग्राम में बोलोगे तो 10⁻24। बात समझ आ गई नहीं आएगी, तो किसका मास ज्यादा होया, प्रोटॉन का, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन। चार्ज दोनों आगे क्या रहेगा, सेम, कितना, 1.6 × 10⁻19। क्लियर टू यू बच्चों, कोई डाउट बच्चों, उसका चार्ज नेगेटिव में काउंट करते, इसका चार्ज पॉजिटिव में काउंट करते। खोज बता दिया था, न्यूटन की खोज किसने की, चैडविक ने। क्लियर बच्चों, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाओ भाई। E = डेल्टा MC स्क्वायर। E = आज पूरी साइंस करके छोड़ेंगे जितना भी हमारे पास फोल्डर में है। E = डेल्टा MC स्क्वायर। देखो एक थ्योरी है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना जिसका मास उतना ही रहेगा, ना बढ़ाया जा सकता, एटम था ना। इसी प्रकार एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो कर मान लिया लाइट एनर्जी है, लाइट बढ़ी तो लाइट जो बनी, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बनी, इसका कुछ पोर्शन तो किस में चला गया बच्चों, जलने में, कुछ पोर्शन किस में चला गया, हीट में। तो एनर्जी ना तो बढ़ाई जा सकती ना तोड़ी जा सकती, पर वो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए। परंतु आइंस्टीन को बड़ा साइंटिस्ट इसलिए कहते, उसने कही कि जब कभी ध्यान समझना, दो गामा रेज है, कौन सी रेज, देखो दो गामा रेज, ये जब टकराओगी तो इनके अंदर से न्यूट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है, अब इसका मतलब समझो। गामा रेज के बारे में पढ़ोगे तो मैं बताऊंगा तुम्हें, गामा रेज के पास है ना कोई चार्ज नहीं होता, कोई ना कोई मास होता। मास का मतलब इनकी स्पीड के मिलेगी हाई, नेग्लिजिबल मास, और कोई चार्ज नहीं। तो इतनी इनकी स्पीड जो लाइट की स्पीड इसके कंपैरिजन में होती है, किसी कंपैरिजन में, लाइट का पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है लाइट की, और इतनी गामा रेज की होती है। तो गामा रेज जब दोनों आपस में टकराती हैं तो क्योंकि इनके अंदर मास नहीं होता, टकराने से न्यूट्रॉन निकल गया। क्या निकल गया, अब बताओ, न्यूट्रॉन का बताया था, न्यूट्रॉन का मास होता है नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो चीजा में एनर्जी थी, एनर्जी से क्या बन गया, उल्टा करो, दो न्यूट्रॉन टकराओगे तो गामा एनर्जी निकल जाती है, तो मास से क्या बन गया, एनर्जी। तो आइंस्टीन ने कहा क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, अगर पार्टिकल की स्पीड, किसकी, लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट हो जाती है, किसकी इक्विवेलेंट, तो उसकी कुछ ऊर्जा उसकी मास में कन्वर्ट हो जाती है। या उसका जो मास होगा, लाइट की स्पीड चल जाएगा तो उसका मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा में। बात समझा कि नहीं है, इसको बोलते थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या बोलती हो, तो क्या एनर्जी का मास कन्वर्ट हो सकता है, पर बहुत लिटिल चेंज आएगा, पूरा नहीं आएगा। डेल्टा का मतलब है लिटिल चेंज, कब, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भी हाई होगा। क्लियर बच्चों, रदरफोर्ड बता दिया था तुम्हें, रदरफोर्ड का मॉडल समझा दिया था, नेल बोर का मॉडल समझा दिया तुम्हें आराम से, बोर मॉडल समझा दिया था, रदरफोर्ड समझा दिया, ऑर्बिटल समझा दिया था तुम्हें आराम से, थ्योरी बता दी थी। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए बताई थी मैंने जाई, क्या बताया, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते जाई स्क्वायर से, किससे बच्चों, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या बताया तुम्हें, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब खाली जाई पूछ लो, खाली जाई का मतलब क्या है,
जाई का मतलब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से जाई है, इसका मतलब था पूरी पहले, जिसको पहली कड़ी केमिस्ट्री क्लास देखी उसको समझ में आएगा। ये मैंने बताया था ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन को पढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसे जाई स्क्वायर बोलते हैं। खाली जाई बोलो, खाली जाई, काई बोलो, जाई बोलो, इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो जाई जो है बच्चों इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? अब एम्पलीट्यूड क्या होता है ध्यान से समझो। या एक वेव है, कोई भी जो वेव होती है उसके दो पोर्शन होते हैं। ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलोगे? क्रस्ट, नीचे वाले को ट्रफ। ठीक है, एक पूरा क्रस्ट और एक पूरा ट्रफ दोनों मिलके बनाओगे एक वेव साइकिल। क्या बनाओगे? अब इसकी क्रस्ट की जो लंबाई है मैक्सिमम, वो सेम लंबाई किसकी मिलेगी? ट्रफ की। तो जो इनकी लंबाई इन्हें बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? तो खाली एम्पलीट्यूड तो जाई हो गया, जाई स्क्वायर किसने बोल रहे हैं? ऑर्बिटल में। तो बताओ अब मैं बोलूं कितनी साइकिल होगी? 1.5 साइकिल होगी, नहीं होगी? क्रस्ट ट्रफ तो एक बन गई, 1.5 साइकिल होगी। और मैं ऐसे कर दूं तो मैं बोलूं 1 सेकंड में कितने बोला? 1 सेकंड कितनी कंप्लीट वेव साइकिल होती है? जो कर मान ले 1 सेकंड में यहां पर इतनी होगी, तो कितनी साइकिल होगी 1 सेकंड में? 1 2 3। 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल होगी उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बस समझा कि नहीं आगे? देखो एक तो ये, अरे ये कौन सी में ज्यादा नंबर ऑफ वेव साइकिल हुई? जब हाथ मेरा तेज घूमया तो फ्रीक्वेंसी कौन सी में ऊर्जा ज्यादा लगी? तेज घूमया। तो बच्चों यहां से कहानी क्लियर होती थी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव साइकिल जितनी उतनी ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो E इज इक्वल टू एच। प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाया, उसे क्या बोलते हैं? एच। क्या बोलते हैं? इस कांस्टेंट को बोला प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बच्चों? तो इस प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी। क्या दी थी प्लैंक ने? उसने पार्टिकल नेचर बताया था लाइट का। लाइट का कौन सा नेचर? कि लाइट का तो पार्टिकल नेचर है और वो ना पैकेट में चलती है। किसमें चलती है? किसी ने अलग नेचर बताया था, वेव नेचर। किसी ने क्या बताया था? पार्टिकल नेचर। लाइट का पार्टिकल नेचर है, वो पैकेट की फॉर्म में चलती है और जो एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली होती है? ठीक है, यहां से एक कंसेप्ट समझा देता हूं, इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। ये समझा क्या भाई? इसने क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड। और इसने पूरे ने क्या बोलोगे? बताओ। यहां से लेकर यहां तक इसको बोलोगे वेवलेंथ। क्या बोलो बच्चों? होगी ना, एक पूरा क्रस्ट पूरा ट्रफ। इसको रिप्रेजेंट करते हो वेवलेंथ को लैम्डा से। किससे? तो वेवलेंथ की होगी कंप्लीट क्रस्ट और कंप्लीट ट्रफ। या ये बताओ, ये भी एक वेवलेंथ हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रस्ट। कैसे? हाफ ये हो गया, ये पूरा ले लिया, हाफ ये हो गया, तो 2 क्रस्ट के बीच की लंबाई भी एक वेवलेंथ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और 2 ट्रफ के बीच की लंबाई भी क्या हो जाएगी? एक वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड में डिफरेंशिएट करना। वेवलेंथ तो इनकी पूरी दूरी और एम्पलीट्यूड के इनकी हाइट। एम्पलीट्यूड के इनकी हाइट। बात समझा कि नहीं आई? ये मैं सुन। और म्यू के है फ्रीक्वेंसी। 1 साइकिल में कितनी वेवलेंथ होती है? देख 1 सेकंड में एक कितनी वेवलेंथ होती है? गलत है? ठीक है, 1 सेकंड में कितनी वेवलेंथ होती है? ठीक है, तो लाइट का फॉर्मूला बनता बच्चों सी का फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। सी इज इक्वल टू म्यू बढ़ेंगी तो लैम्डा घटेंगी, लैम्डा घटेगी तो म्यू बढ़ेगी। था ना उल्टा आपस में। छोटी वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, नहीं होगी? मान ले छोटी वेवलेंथ है, छोटी वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। बात समझा कि सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो ई इज इक्वल टू एच म्यू। तो बच्चों मैंने बोल दिया एक यो है पार्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है यहां, इस पे तुमने एनर्जी डाली। क्या डाली?
मैंने बोला इसमें 50 जूल एनर्जी है, इसकी कैपेसिटी कितनी, तो जब मैंने 49 की डाल ली क्या इस पे फर्क पड़ेगा, जब मैं इस पे 51 की डालूंगा तब क्या फर्क पड़ेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक दो मत बोलो, निकल जाएंगे, तो इट मींस 50 जो वैल्यू है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। तो किसी भी चीज के अंदर जो मिनिमम पावर होती है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मिनिमम एनर्जी किसके लिए चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मिनिमम वोल्टेज चाहिए तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, मिनिमम वोल्टेज चाहिए तो, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड एक मिनिमम वैल्यू होगी, नहीं होगी, कौन सी वैल्यू होगी, जो किसी भी चीज को फंक्शन करने के लिए चाहिए। इस फिनोमिना से जब भी कभी लाइट किसी प्लेट पर पड़ती है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, क्या निकल जाता है, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, ये भी किसने प्रूफ कराया था, आइंस्टीन ने। किसने, फोटो मैंने लाइट इलेक्ट्रिक में पड़ी, निकल कर बाहर चला गया इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर, कर दो बंद भाई, इसने हो गया पूरा ये। आगे मैंने बताई तुम्हें इलेक्ट्रॉन जो है उधर समझाई थी ना, एसपीडीएफ समझाया था, एसपीडीएफ बताया था ना कि 1s 2s 2p। तो इस प्रकार इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे, किसमें, पहले 1s बढ़ेगा, फिर 2s बढ़ेगा, फिर 2p बढ़ेगा, फिर 3s बढ़ेगा, फिर 3d बढ़ेगा, फिर 4s बढ़ेगा, फिर 4p बढ़ेगा। इस प्रकार इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं एनर्जी, ठीक है। और इसको बोलते हैं अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल क्या बोलेगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सब सेल बढ़ते जाएंगे। सिंपल वर्ड देखना, अफवाह प्रिंसिपल आ जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सब सेल बढ़ते जाएंगे। बात समझ आएगी, पहले 1s फिर 2s फिर 2p, सीधे सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 4 क्वांटम नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हारे बढ़ते जाएंगे, अफवाह प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। ये चारों क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है। दूसरा आ गया पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये कहता है 4 क्वांटम नंबर होते हैं, चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। जैसे क्वांटम नंबर है स्पिन, डायरेक्ट समझोगे कोई दिक्कत नहीं, स्पिन क्वांटम नंबर, ये नु कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों में एक पैरेलल स्पिन, एक एंटी पैरेलल स्पिन, तो क्या उन दोनों की वैल्यू सेम आ सकती है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो एक डाउनवर्ड में, एक राइट होगा तो क्या होगा, एक बस ये पॉइंट सुन ले बस, खाली से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तुम्हारा, डिटेल नहीं पढ़ा सकता अभी। अफवाह प्रिंसिपल आ जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आ जाए, क्या आ जाए, तो वो मैं कह देना चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्या बोल दिया मैंने, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। क्वेश्चन सोल्व करना, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। बात समझ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि डिटेल बच्चों एचसीएस के बैच में पढ़ाऊंगा, अब टाइम नहीं है, डिटेल एचसीएस के बैच में पढ़ाऊंगा, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। एक है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम, पेपर में आए हुए हैं अफवाह प्रिंसिपल और पॉली प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, देखो किस तरह मतलब इसका मतलब है, जो कर मान लो डी सब सेल है, कौन सब सेल, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 बताई थी, डी में 10, एस में 2, पी में 6 और एफ में 14, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे, कितने आ रहे, तो डी में मैक्सिमम कितने आएंगे, 10, तो ये कितने पेयर बनेंगे, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये नु कहेगा जब भी स्पिन होगी वो मैक्सिमम होगी, स्पिन होगी क्या होगी, मैक्सिमम स्पिन करनी है, तुमने 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन देने और मैक्सिमम स्पिन है, किस तरह करोगे, मैंने करा, देखो मैंने इस तरह कर दिया, अरे किस तरह कर दिया, कौन सी मैक्सिमम स्पिन हुई, कैसे, देखो यो इसने स्पिन पॉजिटिव करी थी, इसने क्या कर दी, नेट रिजल्ट क्या है, 0, इसका नेट रिजल्ट क्या है, इसका नेट रिजल्ट क्या है, ये दोनों आपस में कट के मान ले 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये तो बच गए नहीं बच गए। इसका मतलब ये है जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले सिंगली फील्ड होगा, क्या फील्ड होगा, जो मान ले 8 भरने हैं, क्या भरने हैं,
तो बताओ डी ब्लॉक मार्ट किस तरह बनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 2 खाली बच गए। अगर ये 4 1 में कर देते तो 2 2 करके नहीं भरते, पहले क्या भरेगा 1 1। इसने कहा है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। किसी ने को डाउट? ठीक है, इसका फायदा आगे भी मिलेगा। जो कर कॉपर है, देखो एक बात और ध्यान रख लो, फुल्ली फिल्डर हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल। क्या बोला मैंने? हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, फुल्ली फिल्डर आर मोर स्टेबल। ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट सोल्व होंगे थारते हैं, क्योंकि इतना ज्ञान देने की टाइम नहीं है अभी। फुल्ली फिल्डर हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, समझो कैसे। कॉपर 29 है, कॉपर 29, कॉपर न करके देखो एक बार, देखोगे तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने होंगे? 2 और 2 4 4 अच्छे हैं 10 और 2 12 अच्छे हैं 18, 4s2 3d9। लास्ट में क्या आ गया? 4s2 3d9। ध्यान तो समझिए बात में, नु आना चाहिए नहीं आना चाहिए, पर एटम अपने आप को फुल्ली फिल्ड करेगा, क्या करेगा? चेक करेगा हाफ फिल्ड, चेक क्या करेगा? डी फुल्ली फिल्ड कब होता? जब क्या होता? 10 होता, क्योंकि डी में कितने मैक्सिमम 10। डी फुल्ली फील्ड कब हो? जब डी में 10 आवे। डी हाफ फील्ड कब हो? डी में 5 आवे। कहानी क्लियर? अब बताओ एस फुल्ली फील्ड कब हो? 2 तो फुल्ली फील्ड हो गया, एस के हो 1 में हाफ हो गया। अब मैं इसी कॉन्फ़िगरेशन को तो एटम अपने आप में एक्सचेंज कर लेता है अगर उसने कोई बेटर कॉम्बिनेशन मिले। क्या मिले? वो लास्ट के दो कर सके, पर कौन से? लास्ट के 2। देखो इसने बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बच्चों? चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। देखो ध्यान से, ए नो कर मैंने 4s2 3d9 था, मैंने कर दिया 3d10। क्या कर दिया? 4s1। क्या कोई फर्क पड़ा? पड़ा ना? क्या फर्क पड़ा? डी के हो गया, वो क्या हो गया? हाफ फील्ड हो गया। तो फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड दोनों क्या है? स्टेबल। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्रोमियम 24 है, कितना? करियो क्रोमियम 24 को। क्रोमियम 24 में 20 18 हो गया था, 18 और 2 20 3d4 24 हो गया ना? 24 है, इन्हें करो तीन नू कर दियो मैं 3d5 और 4s1। क्या हो गया? डी के हो गया हाफ फील्ड, यो भी हाफ फील्ड, तो यो ज्यादा स्टेबल होगा ना इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? क्लियर? जो क्वेश्चन आ जाकर देवी उड़ा दोगे ना, फुल्ली फील्ड हाफ फील्ड मोर स्टेबल। कदे भी क्वेश्चन हम आ जा किसी की +2 +3 स्टेट आ जा, तो +2 जो कितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी कम उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। पेपर में क्वेश्चन आओगा वाई PbCl2 आर फॉर्म्ड, वाई बट PbCl आर नॉट फॉर्म्ड। ये तो बन जाता है, ये नहीं बनता। तो क्या रीजन दोगे भाई? क्योंकि इसकी या जो Pb इसमें Pb+2 है, इसमें Pb+4 है, तो Pb+2 का होने का इफेक्ट क्या है? ज्यादा है, 4 का इफेक्ट ज्यादा नहीं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और कर लेता हूं, ध्यान से समझ लेना। रेडियो एक्टिविटी बता दी तुम्हें आराम से। देखो मैंने बताया था एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए चाहे तो इलेक्ट्रॉन देगा चाहे इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे NaCl है, Na देखो और Cl देखो, Na का 11 है, Cl का 17 है। Na अपने आप में स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 10 हो गया, स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्लोरीन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो जो धातु और है धातु होती है वो तो इलेक्ट्रॉन लेकर देकर अपने आप में स्टेबल कर ले हैं, पर जो हायर एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं? वे अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेकर देकर क्या नहीं कर पाते? स्टेबल नहीं कर। तो वो अपने अंदर से कुछ किरणें निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्योंकि वो एक तरफ रखना पड़ता है। वे किरणें होती अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मास होता है 2He4, पढ़ाया था ना, 2He4 हीलियम के मास के बराबर। बीटा का मास होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर?
और गामा के अंदर कोई मास नहीं होता, नो मास। बस में आगे नहीं आगे। तो अल्फा किरण, एक अल्फा किरणों के पास कितना चार्ज हो गया, पॉजिटिव। कितना चार्ज अल्फा किरणों के पास, मास कम है ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो ज्यादा मास है तो इनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, कम, पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, कम, ठीक है। और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, किस तरफ जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे साउथ पोल की तरफ, किस तरफ। अब आ जाओ बीटा, बीटा किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के, तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव फील्ड में किसकी जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, किस तरफ, अपोजिट चार्ज। मास कम है तो पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, ज्यादा, फोटो इलेक्ट्रिक फिल्म पे इफेक्ट क्या देगा, ज्यादा। और गामा में कोई भी मास नहीं है, क्या नहीं है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर और फोटो इलेक्ट्रिक फिल्म पे इफेक्ट कौन गिरेगा, गामा। बात समझ आ गई नहीं आ गई। ये तुम्हारा मैडम क्यूरी ने, जिसने हेनरी बेक्केरेल ने सर्वप्रथम रेडियो एक्टिविटी की धारणा दी थी, ठीक है। मैडम क्यूरी और उनके पति को नोबेल प्राइज भी मिला था। यूरेनियम, थोरियम, इस प्रकार के जो मेटल इनसे निकलेंगे। एक क्वेश्चन आता बच्चों हाफ लाइफ पीरियड पे, हाफ लाइफ पीरियड, ये क्वेश्चन समझा ध्यान से। मैंने तुम्हें वेवलेंथ पढ़ाई थी, क्या बताई वेवलेंथ, लैम्डा। एक वेव नंबर और पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन वन साइकिल, तो क्या बताइए, फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर होता है लैम्डा का उल्टा, वेव नंबर जो है लैम्डा का रिवर्स, 1 by लैम्डा, 1 by। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है समझाऊंगा, पहले फॉर्मूला लिखो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। समझो कैसे, मान लो किसी चीज की वैल्यू 50 ग्राम है, कितनी है, और वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब वो उसके अंदर से किरणें निकल रही है, कितनी निकल रही है, तो किरणें निकलेंगी, थोड़े बहुत टाइम के बाद उसका वजन कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो टी हाफ लाइफ पीरियड ये कहता है जितनी उसकी कंसंट्रेशन है, जितनी उसकी आधी कंसंट्रेशन होने में, कितनी होने में, जितना समय लगता है, जितना, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। कितनी तेजी से वो हो रहा है, तो अलग अलग की कंसंट्रेशन अलग अलग तरीके से घटती है। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी वेवलेंथ पे। किस पे, क्वेश्चन जाता हूं, जैसे वो बोलते कार्बन की 50 ग्राम वैल्यू को, कितनी वैल्यू को, 50 ग्राम वैल्यू को 12.5 ग्राम करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना, अगर उसकी वेवलेंथ, अगर उसकी 0.1 यार बोलो 100 नैनोमीटर है, कितनी है, देखो हमने टी हाफ का फॉर्मूला क्या पता है, टी हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं किसी की वेवलेंथ को आधी होने के लिए, कितनी होने के लिए, तो 50 ग्राम का आधा कितना हो गया, तो 25 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे भाई, टी हाफ 25 ग्राम कब होगा, जब 0.693 है बटे में क्या टेक दी उसकी वेवलेंथ, कितनी, 100 नैनोमीटर, बटे में 100 नैनोमीटर का 10⁻⁹ 10⁻⁹ हो गया। ऊपर जाएगा क्या जाएगा 0.693, ऊपर जाकर ये प्लस का हो गया, नहीं हो गया, नीचे क्या रह गया 100 रह गया, नहीं रह गया। 100 में 10 की पावर 2 बोल सकूं, नहीं बोल सकता, ठीक है, 10 की पावर 2 बोलूंगा, 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, क्या रहेगा ऊपर जाके 0.693, 10 की पावर 7 रह गया, नहीं रह गया। 693 ननू लिख सकूं, 693 इंटू 10 की पावर 4, गलत है या ठीक है, तो इतना समय लगेगा, कितना उनमें, कितनी थी स्टार्टिंग वैल्यू, यार 25 हुई ना, अब ये आधा और चाहिए ना, तो 25 का आधा कितना हो है, तो इसका दोगुना समय लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। ये क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल के 2 बार आ रहे हैं, टी हाफ लाइफ पीरियड, बात समझ आएगी नहीं। अब तुम एक क्वेश्चन और अलग दे दे, वो वेवलेंथ ना दे, क्या ना दे, वो दे दे फ्रीक्वेंसी दे दे, क्या दे दे,
तो फ्रीक्वेंसी मैंने फॉर्मूला बताया था, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी इंटू C किसकी वैल्यू है, लाइट की, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो कहते हैं 100 फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 100 इंटू लैम्बडा हो गया, 100 इंटू 100 ने इस तरफ ले आए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्बडा किस में टेक दोगे, बात समझ आएगी नहीं आएगी। और वेव नंबर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, वेव नंबर, बट 1/λ वेव नंबर आता है नहीं आता है, तो मतलब तुम्हें लैम्बडा काटना है, फॉर्मूले पुट, बात समझ आएगी नहीं आएगी, क्लियर। उल्टा दे दे क्वेश्चन, वो क्या कह दे, वो उल्टा दे दे कि 12.5 कंसंट्रेशन है, कितनी है, वो इतने समय में है, इतने समय में है, तो क्या निकालो, उसका मास निकालो। तुम्हें टेंशन मत लो, 15 दिन में तो मैं एडवांस पोर्शन कराऊंगा, पर ये बेसिक कराना भी जरूरी है, मैं तो क्वेश्चन आ जाता ठीक से, एडवांस पोर्शन कराऊंगा, क्योंकि टेंशन मत लो, पर बेसिक कराना भी बहुत जरूरी है भाई। रेडियो एक्टिव की एसआई यूनिट है क्यूरी, कितनी बच्चों, क्यूरी, क्योंकि मैडम क्यूरी ने काटा था 3.10 इंटू 10⁻10 इंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है, सारी दे रखी है। एक सोडी फजान रूल, क्या बच्चों, इसका समझो क्या मतलब सोडी फजान रूल, तुमने कह देगा ये थोरियम है 238, क्वेश्चन कराऊंगा मुझे ज्यादा समझा होगा, थोरियम 238 है, ये कह देगा इससे तुमने, ध्यान से समझना, इससे तुमने बनाना है 92 थोरियम 38 से, 94 थोरियम 38 से तुमने यूरेनियम बनाना है 92 यूरेनियम 235, बताओ कैसे बनाओगे, कौन सा रेडियो एक्टिविटी निकाले या दे, यो बन जाए। देखो तुम एक चीज पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2He4, बीटा की वैल्यू है -1 इलेक्ट्रॉन, -1E0, माइनस है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना 1, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, मास क्या हो गया 0, एटॉमिक नंबर 1, मास क्या हो गया 0, इसका मास कितना है अल्फा का, और एटॉमिक नंबर 2। अब बात सुनो ध्यान से, आराम से समझियो, अगर इसके अंदर से मैं अल्फा किरणें निकाल दूं, क्या निकाल दूं, अल्फा किरणें निकल गई, तो बताओ इसका कितना एटॉमिक नंबर घटेगा, क्योंकि 94 है, 2 घट जाएगा नहीं घट जाएगा, क्योंकि अल्फा कितना 2He4, 92 में आ गया नहीं आ गया, 92 में आ गया। अब मैं क्या करूं, ध्यान समझियो, इसमें से अल्फा किरणें निकाले तो इसका मास भी घटेगा नहीं घटेगा, कितना घटेगा मास 4, कितना होगा 92 यूरेनियम, पर हमने क्या चाहिए 35 चाहिए, इसमें से मैं अगर इलेक्ट्रॉन घटाऊं, क्या घटाऊं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है माइनस, वो घटने का मतलब क्या करेगा, वो जुड़ेगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 93 नहीं होता ना सॉल्यूशन, ठीक है ना। पर इसका मेरे तो इक्वेशन गलत बना दी, थोड़ा समझो, इक्वेशन ये बनेगी 92 है ना, 93 यूरेनियम 234, 93 यूरेनियम 234 मास आ गया, 92 यू आ गया, पर हम चाहिए कि तो एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो पर जाकर क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। इस रूल ने कहा अगर सोडी फजान रूल, कौन सा क्वेश्चन आओ, कितने इलेक्ट्रॉन कितने वो अल्फा किरणें घटाओ, कितने बीटा किरणें घटाओ, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, वहां सोल्व हो जाए, कर दोगे आराम से, मास ने देख लियो, ऐसी तरह नहीं काटते थायराइड इस तरफ इतने लेकर आने, तो ऑटोमेटिक दिलो 2-3 मास घट रहा है, 3-4 मास घट रहा है, तो पक्का क्या जाएगा, अल्फा किरणें जाएंगी, क्या जाएंगी, खाली एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मास पे कोई, तो पक्का क्या पाओगा, बीटा का खेल पाओगा नहीं पाओगा, क्योंकि उसमें तो किरणें होती है कोई ना। एप्लीकेशन कर लो बच्चों इसके, रेडियो आइसोटोप के यूज करोगे, कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग क्या होती है, आयु पता लगाने के लिए, भाई फॉसिल फ्यूल की आयु पता लगाने के लिए होती है ना कार्बन 14। इसके अलावा बात करूँ बच्चों एप्लीकेशन रेडियो आइसोटोप, जो तुम्हारा मेडिसिन के लिए एज ए ट्रेसर, भाई 2 चीज बन रही है पेट के अंदर, तो वो पेट के अंदर ट्यूमर है या नहीं है, तो उस चीज का रेडियो आइसोटोप डाल के देख लेंगे, वो डिटेक्ट कर देगा, ट्यूमर को पता लगाने के लिए, ट्रेसर को पता लगाने के लिए, पाइप में लीकेज होने को पता लगाने के लिए, कैंसर थेरेपी के लिए, थायराइड ग्लैंड में यूज होता है आयोडीन का, कोबाल्ट 60 का यूज होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिए, ठीक है, वुमेन बॉडी के फ्लो के लिए, टीबी में एनीमिया का यूज होता है, अर्थ की एज काउंट करने के लिए यूज होता है, किसका, रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है बच्चों, अगला मैं पॉइंट करता हूँ, ध्यान से स्टॉप, पॉज करना, ठीक है।